ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लगभग एक महीने चले घमासान के बाद आखिर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए के चुनाव संपन्न हो गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत आरसीए के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं और अब वे बीसीसीआई में राजस्थान क्रिकेट का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगले 3 साल तक वैभव आरसीए की पिच पर अपना राजनीतिक अनुभव मजबूत करेंगे। लेकिन असल में आरसीए चुनाव में चले इस घमासान में आखिर कौन जीता? वैभव गहलोत की जीत हुई या सरकार की? क्या वैभव को जीत दिलाने वाले नेता, विधायक, मंत्री, आईएएस, आईपीएस को मिलेगा इनाम? पीसीसी चीफ पायलट क्यों हुए नाराज? बेनीवाल ने सच में डूडी की मदद की या खुद का राजनीतिक फायदा उठाया? ये कुछ सवाल हैं जो आरसीए चुनाव के बाद अब मुंह बाएं खड़े हैं। ऐसे में सबसे पहला सवाल खड़ा होता है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में सरकार और प्रशासन की क्या भूमिका रही। आरसीए के तत्कालीन अध्यक्ष और विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, मुख्य सचेतक महेश जोशी, सालेह मोहम्मद, विधायक रफीक खान, संयम लोढ़ा, हेमाराम चौधरी और अशोक गहलोत के हनुमान माने जाने वाले धर्मेंद्र राठौड़ तो मैदान में खुलकर बैटिंग ही कर रहे थे, लेकिन पवेलियन में बैठकर कई मंत्री और विधायक भी वैभव के लिए सेटिंग कर रहे थे, जिनमें मंत्री उदयलाल आंजना, बीडी कल्ला, अशोक चांदना, विश्वेंद्र सिंह, शांति धारीवाल, विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया, अमीन कागजी आदि शामिल थे। उधर प्रशासन से पिछली सरकार में काफी परेशान रहे वर्तमान रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव नीरज के पवन तो खुलेआम ही छोटे सरकार के लिए मैदान में डटे हुए थे। वहीं संजय दीक्षित, सीपी जोशी के खास भवानी, जयपुर पुलिस कमिश्नर और एसपी मोर्चे पर तैनात थे। आईएएस नीरज के पवन ने सभी वोटर सचिवों से वोटिंग के एक दिन पहले रात को रिजॉर्ट में मीटिंग की और उन्हें सेटल किया, तो कुछ जिला एसपी भी अंदर खाने फील्डिंग करते नजर आए। ऐसे में ये तो साफ हो गया है कि सरकार और प्रशासन बड़ी सरकार को खुश करने के लिए छोटे नवाब की बैटिंग पिच का मैदान तैयार कर रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने पर्दे के पीछे रहकर साम दाम दंड भेद सभी हथियारों का उपयोग कर वैभव की इस राजनीतिक पारी खेलने में अंपायर की भूमिका निभाई। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्यों कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी कांग्रेस के ही नेता वैभव गहलोत को चुनौती देते नजर आए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट का वो बयान कि दोनों कांग्रेसी नेताओं को बैठकर मामला सुलझा लेना चाहिए था, तो ऐसा हुआ क्यों नहीं? ऐसे में सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि खुद पायलट ने मामला सुलझाने के लिए पहल क्यों नहीं की, जबकि रामेश्वर डूडी तो उनके खास माने जाते हैं। तो कहीं इसके पीछे पायलट की शह तो नहीं थी? कहीं आरसीए की पिच पर गहलोत वर्सेस पायलट का मैच तो नहीं चल रहा था? जबकि आरसीए चुनाव में नामांकन से पहले रामेश्वर डूडी को सेट करने के लिए गहलोत के मंत्रियों ने 2 बार मीटिंग भी की थी और कहा तो ये भी गया कि इन मीटिंग्स के बाद रामेश्वर डूडी चुनाव में खड़े नहीं होने के लिए मान गए थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि डूडी नामांकन भरने के लिए आरसीए कार्यालय पहुंचे? 3 बार एसएमएस स्टेडियम में हंगामा किया। ये ऐसे सवाल हैं जो प्रदेश कांग्रेस में चल रही छिछालेदार राजनीति को सतह पर लाते हैं। इस सब के बीच एक मोहरा जो पूरे परिदृश्य में उभर कर सामने आया, वो है नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल। बेनीवाल की शह पर ही रामेश्वर डूडी ने आरसीए में शक्ति प्रदर्शन किया। भले ही बेनीवाल ने इसे जाट संघर्ष का नाम दिया हो, लेकिन ये बात राजनीतिज्ञों के गले नहीं उतरती, क्योंकि बेनीवाल की ताकत के दम पर ही डूडी ने अपनी ताकत दिखाई। ऐसे में क्या डूडी के कंधे पर बंदूक रखकर बेनीवाल गहलोत पर निशाना नहीं साध रहे थे? परिणाम भले उलट आया हो, लेकिन बेनीवाल जाट बाहुल्य खींवसर सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में जाट वोट बैंक को एकतरफा कर अपने भाई नारायण बेनीवाल के पक्ष में करने में तो शायद कामयाब हो ही जाएंगे। खैर, आरसीए चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए चले इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए ये साबित कर दिया कि सरकार है तो मुमकिन है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।